तो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा था। आज हमें पढ़ना था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को, कोई चार्ज पार्टिकल हो, उस चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सिंपल सा आप इतना जानिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो फोर्स सिंपली डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पर। जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, वो तीन चीज़ों पर, तीन क्या, चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ वो डिपेंड करता है किस पर, क्यू पर, यानी कितना चार्ज है, कितना चार्ज पार्टिकल कितना चार्ज है। दूसरी चीज़ वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है फोर्स। और तीसरी चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। और चौथी चीज डिपेंड करेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन क्यू, सॉरी वी एंड बी। वी और बी के बीच में जो एंगल रहेगा, उस एंगल के साइन पर डिपेंड करता है। इन चार चीजों पर डिपेंड करता है कोई भी फोर्स। जब अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, it experiences a force which depends upon q, v, b and sin theta, where sin theta is the angle between theta is the angle between v and b। v यानी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी, और b यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, उसके साइन थी। अगर हम इसको कंबाइन करें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है k q v b साइन थीटा। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सिंपली फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, q v b साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में ये आएगा u v क्रॉस v, क्योंकि साइन थीटा लगता है किस वेक्टर में, वेक्टर के किस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। क्या बन गया फॉर्मूला, f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर f वेक्टर इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। समझ में आया? ये चीजें आपको याद रखनी है, विच इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। इसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। इसको सबसे पहले लॉरेंज ने बताया था, इसलिए इसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होगा, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वी और बी के बीच में जो एंगल होगा, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबको कंबाइन किया हमने तो हमें एफ इज इक्वल टू मिला क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं फिर। नेक्स्ट हेडिंग, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, अब ये समझेंगे। हमने ये देख लिया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ये हमें पता चल चुका है। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वी नो दैट। बट फोर्स लगेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से मोशन करेगा, ये अब हम फाइंड करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, उसका रास्ता किस तरीके का होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल बनाते हुए एंटर करता है, तो किस तरीके से पार्टिकल मूव करेगा, ये देखिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करता है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दिख रहा है पूरा, कुछ कट तो नहीं रहा है फ्रेम से, सही है।
मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से आ रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये चार्ज पार्टिकल आता है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, और वो पार्टिकल मूव किस तरह से करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अभी हम समझेंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, तब क्या होगा, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इस पर फोर्स किस तरीके का लगेगा, कितनी वैल्यू होगी फोर्स की, ये हम फाइंड करेंगे। या तो पैरेलल एंटर करे या फिर परपेंडिकुलर एंटर करे, या हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पर एंटर कर सकता है, ऐसे एंटर करे यहाँ से, तो ये थीटा एंगल होगा। अगर किसी भी एंगल पर एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद इस पर किस तरीके का फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और वो फोर्स इस पार्टिकल पर किस तरीके का इफेक्ट डालेगा, जिससे इसका रास्ता कैसा हो जाएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस हेडिंग के अंदर, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके का होगा। क्लियर हुआ, क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आया। तो मानिए अगर पहली कंडीशन पढ़ते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल, अगर ये पैरेलल एंटर करता है, यानी फर्स्ट केस है हमारा, केस फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली एंटर करता है तब क्या होगा, अगर पैरेलली इंटर करता है, पैरेलल इंटर करेगा तो बेटा एंगल कितना बन रहा है, सर एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फोर्स कितना लगा, 0 ही लगेगा। यानी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, तो उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और वो पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में आर पार निकल जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को पार कर जाएगा, और उसके मोशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वो क्या मोशन करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, किस तरीके का मोशन होगा, तो सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली इंटर करता है, तो उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। किस तरीके का मोशन करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ आर पार निकल जाएगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि मोशन पर मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। समझ में आ गया, इसको रफ करें, दूसरा केस समझाएं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जल्दी जल्दी। दूसरा केस समझिए कि अगर ये पैरेलली ना इंटर करके कैसा इंटर करे, परपेंडिकुलरली इंटर करे, कैसा इंटर करे, परपेंडिकुलर इंटर करे, तो केस सेकंड क्या बनेगा, यहाँ पे हम परपेंडिकुलरली लिख लीजिएगा कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर साइन 90 लग जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 अगर लगाते हैं तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू वी बी मिलेगा। एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू वी बी मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है बेटा,
इतना समझ में आ गया। तो फोर्स कितना लगने वाला है, QVB फोर्स लगने वाला है, QVB फोर्स लगेगा। अब कंडीशन ये आती है कि QVB फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल मूव कैसे करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस तरह का मोशन होगा। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि अगर 0 डिग्री पर एंटर करता है, अगर पार्टिकल 0 डिग्री पर एंटर करता है तो फोर्स 0 लगता है। इट मीन्स वो सीधे निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ निकल जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो अगर ये पार्टिकल कैसा मूव कर जाए, अगर ये पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस तरह का मोशन होगा इसका, वो अब देखिएगा। इसको रफ कर दे, पूरा मोशन आपको समझाएं, ठीक है। तो चलिए किस तरह का मोशन होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है आपको। अब देखिए, हमने मान लिया कि यहां पर जो इस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। कैसी है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो बताइए अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको शो करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से शो करते हैं। क्रॉस वे में शो करते हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को अगर परपेंडिकुलरली इनवर्ड शो करना है तो आप कैसे शो करिए, ऐसे शो करिए, क्रॉस बना लीजिए, बस ऐसे ही। सर्कल पर क्रॉस ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा क्रॉस भी बना दीजिए तब भी चलेगा। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल अंदर आ रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, देखिए ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे दिख रहा है आपको अंदर की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आकर के इससे टकराएगा तो परपेंडिकुलर हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा, है ना। तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स होता है बेटा, वो फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है दोनों के परपेंडिकुलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on a charged particle moving in a magnetic field is perpendicular to both of magnetic field and the direction of velocity। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फोर्स का ये डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये डेरिवेशन पढ़ाने से पहले, आपको ये चीज बताने से पहले, मोशन बताने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, या सीखने से पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अगर हम अपनी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्प्रेड करें, इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों, विच इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ये ऐसा कुछ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो अगर हम ऐसे कर लें इसको, ऐसे डायरेक्शन में, मतलब ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, अपनी तरफ कर लीजिए मिडिल फिंगर को और अपने हाथ को इस तरह से करिए। तो जो आई है, करंट है, वो मिडिल फिंगर जो है वो करंट को शो करती है। मिडिल फिंगर डिनोट्स द करंट, फोर फिंगर डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो ये आई करंट की डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन आप कह सकते हो या फिर चार्ज की डायरेक्शन कह सकते हो। चार्ज की डायरेक्शन, मोशन ऑफ चार्ज, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होती है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को, इस रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी मिडिल फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ये हमारी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन होगी, ये वाली मिडिल फिंगर की डायरेक्शन होगी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो मैग्नेट जो फोर्स है, ये फोर्स कहां लग रहा है बेटा, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहेगा,
चार्ज पार्टिकल कहाँ उठाना चाहेगा, ऊपर की तरफ उठाना चाहेगा। तो चार्ज पार्टिकल जैसे एंटर करता है यहां से हल्का हल्का ये ऊपर उठना स्टार्ट होता है, हल्का हल्का ऊपर उठना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे ऊपर उठता है फिर से फोर्स अपनी तरफ घुमाता रहता है और फोर्स इसको घुमा करके किस रूप में ले आता है, इसको ले आता है सर्कुलर फॉर्म में। कैसे ले आएगा, इसको सर्कुलर फॉर्म में ले आएगा। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। कौन सी मोशन करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। और इस पर जो फोर्स लगता है ये वाला फोर्स, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, सेंटर की तरफ लगता है। ये जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, QVB होती है, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया। QVB इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ठीक है, अगर हमें सब कुछ दे दिया जाए, यानी हमें Q की वैल्यू पता हो, हमें B की वैल्यू पता हो, हमें V की वैल्यू पता हो, यानी हमें वेलोसिटी पता हो, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता हो और हमें चार्ज पार्टिकल पर कितना चार्ज है ये पता हो, तो हम आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में जो मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, उस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी, हम वो रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी, हम ये फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द रेडियस व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी, सॉरी उसका रेडियस कितना होगा, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बताइए, अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और सेंटर पर फोर्स लग रहा है, तो सेंटर पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, कौन सा फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होता है mv² अपॉन r। mv² अपॉन r होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा किसकी वजह से, ये लॉरेंज फोर्स की वजह से इसको क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। यानी जो लॉरेंज फोर्स है QVB, ये बराबर होना चाहिए mv²अपॉन r के, होना चाहिए कि नहीं, तभी तो ये मूव करेगा। जब mv²अपॉन r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा तभी तो ये बॉडी मूव करेगी सर्कुलर फॉर्म में। तो यहां से देखा हमने, एक v से एक v कट जाएगा तो क्या बचेगा, QB इज इक्वल टू mv/r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, r इज इक्वल टू आ जाएगी mv/QB। ये देखो r की वैल्यू आ गई। इस रेडियस के सर्कल पर मूव करना स्टार्ट करेगी। अगर हमें चार्ज पार्टिकल पता हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड पता हो और वेलोसिटी पता हो, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल पर अंदर किस फॉर्म में मूव करता है, परपेंडिकुलरली मूव करता है। तो समझ में आया, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, इसको रफ कर दें। थर्ड केस पढ़ें, ये सेकंड केस था। चलिए थर्ड केस पढ़ते हैं। जब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तब क्या होगा। तो देखिए यहां पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड वही है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, मान लेते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन पे, मान लो इस डायरेक्शन पे एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे एंटर करता है, तो देखिए यहां पर एंटर जब करेगा तो हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट मिल सकते हैं। मिल सकते हैं क्या, इस वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी एक तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन भी करने वाला है और एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा। यानी पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन करते हुए स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करते हुए स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। हाउ डज इट पॉसिबल, तो चार्ज पार्टिकल, आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे मूव करेगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में एंटर करता है तो ऐसे मूव करेगा, देखो ऐसे दिख रहा है,
ऐसे मूव करते हुए आगे निकल जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, ऐसे मूव करते हुए सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्योंकि एक कंपोनेंट हमारा v cos थीटा मिलेगा, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा v sin थीटा, जो कंपोनेंट v cos थीटा होगा ये इसको मूव कराएगा ऊपर की तरफ, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो साइन थीटा है ये इसको सर्कुलर फॉर्म में मूव कराएगा, जिससे इसका मोशन किस तरह का मोशन होगा, इसका मोशन कहलाता है, इस तरह का मोशन स्पाइरल मोशन कहलाता है बेटा। इसके मोशन को क्या बोलते हैं, स्पाइरल मोशन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्पाइरल वाली कॉपी जो होती है उसमें भी ऐसे कुछ राउंड बने होते हैं ना ऐसे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पाइरल मोशन। ये है स्पाइरल मोशन, यानी चार्ज पार्टिकल जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर, यानी 0 डिग्री एंगल पर या 90 डिग्री एंगल पर ना होकर के किसी और एंगल पर अंदर मूव करता है, एंटर करता है, किसके में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसका मोशन कैसा होता है, स्पाइरल मोशन होता है। ठीक है, समझ में आया। v cos थीटा स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है और v sin थीटा सर्कुलर मोशन कराता है। समझ में आ गया हो तो रफ करें। यहां तक समझ में आया आज का टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मौजूद हो जाए और चार्ज पार्टिकल अब मूव करे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और कैसा फोर्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, अब ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतना जान लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ पढ़िएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाए तो ध्यान रखना है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर ही पाए जाते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं तो परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करते हैं वो। उसका कारण आप पढ़ोगे फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये बताया जाएगा कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल इतना जानो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो v है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगता है, तो Q और E, फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक फोर्स लगेगा QE, E इज अ वेक्टर फॉर्म। और जो लगेगा फॉर्मूला, जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, इसको पढ़ा था V क्रॉस B, यानी Q इंटू V क्रॉस B, ये फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। जो टोटल फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, टोटल फोर्स सर होगा FE और प्लस FB, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स कितना लग रहा है, तो QE फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण से QV क्रॉस B फोर्स लग रहा है। बिल्कुल लगा दीजिए, यहां से Q कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, E प्लस V क्रॉस B, हमें फॉर्म क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। इतना फोर्स लगेगा किसी भी मैग्नेटिक फोर्स पर, किसी भी मैग्नेटिक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर मूव कर रहा है, दोनों के में एंटर कर रहा है, दोनों एडजस्ट करते हैं और दोनों के परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। एफ जो है QE, FE यानी QE और FB यानी QVB, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब अगर ध्यान से देखें, डायरेक्शन की बात करें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन वाइज जाएं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखिएगा, डायरेक्शन अब सॉल्व करने वाले हैं, डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला। तो अगर हम देखें FE, हम FE को क्या लिख सकते हैं, क्या QE J कैप लिख सकते हैं, QE J कैप लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन को किससे लिख सकते हैं, हम J कैप से लिख सकते हैं। तो देखिए FE जो है वो किस डायरेक्शन में है, J डायरेक्शन में है, J कैप लगा दिया हमने। और जो हमारी FB है, FB को हम क्या लिख सकते हैं, Q, बताइए, V, वेक्टर V को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर V को क्या लिख सकते हैं, VI कैप लिख सकते हैं। और जो B है, B को क्या लिख सकते हैं, BK कैप, BK कैप। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, QVB मिल जाएगा, QVB I क्रॉस J, और I कैप क्रॉस J कैप क्या होता है बेटा, I कैप क्रॉस J कैप क्या होता है, I क्रॉस K क्या होता है, -J होता है, क्या होता है, -J। तो ये क्या बन जाएगा, -QVB और J कैप, -QVB J कैप। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स FE की डायरेक्शन ये होगी, FE की डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन में होगी ना, और जो FB की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी बेटा, तो FB की डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर FE जो है वो J डायरेक्शन में है और FB जो है वो -J डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अगर हम Q को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से अरेंज कर लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से अरेंज कर लें कि FE और FB दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, FB और FE दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, क्योंकि FE की डायरेक्शन J कैप पॉजिटिव में है और FB की डायरेक्शन J कैप नेगेटिव में है। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से अरेंज कर लें कि दोनों पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब FE और FB दोनों इक्वल हो जाएं, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा, यानी जो पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, यानी ये पार्टिकल आएगा और सीधे चला जाएगा बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाए तो QVB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो QVB बराबर हो जाएगा QE के बराबर हो जाएगा, QVB जो है वो QE के बराबर हो जाएगा, तो Q से Q कट जाएगा। उस कंडीशन पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उस कंडीशन पर वेलोसिटी होगी B/E, उस कंडीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, तो B/E वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी B/E, उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, E/B होगी, E/B होगी। आयुषी शर्मा, अभी सर बोला आपने, कुछ दिक्कत थी क्या, ममता बोलो। बेटा अगर सोचो B और E को हम इस तरीके से अरेंज कर लें कि FE की वैल्यू और FB की वैल्यू बराबर हो जाए, तो FE ऊपर की डायरेक्शन में है
एफ बी नीचे की डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएं तो फोर्स कितना लगेगा? अरे टोटल फोर्स कितना लगेगा? 0। भैया एक फोर्स तुम एक पार्टिकल पर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो पार्टिकल मूव करेगा क्या? पार्टिकल पर कोई नेट फोर्स लगेगा? नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा पार्टिकल पर। हाँ, तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम बी को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से अरेंज कर लें कि एफ ई और एफ बी दोनों इक्वल हो जाए, तो ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाएगा। ये किस स्टेट पर होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर QEB और QE बराबर होना चाहिए। उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की? तो उसके लिए पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए E/B। सम ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, आज हम लोगों ने ये देखा। फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पर, आज हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले थे, जो हम कल करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि चार्ज, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट डे पर सॉल्व करेंगे। और अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने पर। और शायद वो लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, मैंने देखा नहीं है चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, शायद मेरे ख्याल से वो लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, है क्या इसमें? इतने दिन से पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक्स देख लो, अभी तक जितने मैंने पढ़ाए हैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए कि नहीं? कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? चेक कर लेना, कल बता